नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। खबरों की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से जो शायद झारखंड के लिए आम है, लेकिन यह तस्वीर झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 2 साल के विकास के दावों की पोल जरूर खोल रही है। हजारीबाग से ये खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां हजारीबाग में स्वास्थ्य व्यवस्था खाट से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इचाक प्रखंड में गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर परिजनों को 3 किलोमीटर जंगल और पथरीले रास्तों पर चलना पड़ा और जंगल में प्रसव पीड़ा से कराहती गुड़िया को 2.5 घंटे के इंतजार के बाद भी ममता वाहन नहीं मिली, जबकि सुरक्षित प्रसव के लिए साथ चल रही सहिया दीदी ने ममता वाहन की मदद के लिए हजारीबाग फोन कर मदद मांगी थी और ऐसे में परिजन खाट पर गर्भवती को डालकर जंगल और पथरीले रास्ते को पार कर फफूंदी जंगल पहुंचे और इसके बाद निजी वाहन को बुलाया गया। देर हो जाने से गर्भवती ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद जच्चा बच्चा को उसी हालत में 6:30 बजे शाम को सामुदायिक अस्पताल इचाक में लाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सक ने दोनों की जांच की। तो देखिए, ये हजारीबाग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां खाट पर लेटाकर गर्भवती महिला को ले जाया गया और ये झारखंड में हेल्थ सिस्टम की दावों की जो है वो पोल खोल रही है। गर्भवती को ममता वाहन तक नहीं मिला और आखिरकार खाट पर ही बच्चे को जन्म दिया और झारखंड में हेल्थ सिस्टम की बदहाली पर इसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको सामने की किस तरह से खाट पर लेटाकर एक गर्भवती को पथरीले रास्ते से और जंगलों के बीच से पहुंचाया गया। ममता वाहन को भी फोन किया गया, लेकिन ममता वाहन नहीं पहुंचा। और झारखंड में हेल्थ सिस्टम की बदहाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि खाट से क्यों नहीं उठ रहा हेल्थ सिस्टम। ये कोई पहली तस्वीर झारखंड से निकलकर सामने नहीं आई है इस तरह से। इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं और सामने तस्वीरें आ चुकी है। रोड से क्यों नहीं जुड़ सका पूरनपनिया गांव, आखिर कब तक ये सुविधाएं पूरनपनिया गांव के लोगों को मिलेगी। गर्भवती को सुविधा नहीं देने का आखिर जिम्मेदार कौन है। तो झारखंड में स्वास्थ्य का हेल्थ खराब और कई गंभीर सवाल, मांगने पर भी क्यों नहीं मिला ममता वाहन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को कब मिलेगी आखिर सुविधा और कब तक आश्वासन से चले जाते रहेंगे लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिमडेगा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि जिंदा जलाकर मारने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर, जहां सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिंदा जलाकर मारने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है और आपको बता दें कि 13 लोगों पर नामजद और 25 पर अज्ञात मामला दर्ज किया गया है और कोलेबिरा थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। और अब इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीरामपुरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीरामपुरी, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी देखिए, घटना घटने के बाद 13 लोग में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अज्ञात 25 हैं। देर रात छापेमारी करके 3 लोगों को उठाया गया है। जो नामजद अभियुक्त हैं उन्हें 3 लोगों को उठाया गया है और पुलिस अब भी प्रयास कर रही है कि और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि गांव का मामला है और गांव में लोग आक्रोशित हैं। पुलिस भी वहां घुसने से बचती है, क्योंकि पुलिस के सामने सारी घटना घटी थी, पुलिस के सामने ही मौत हुई है, पुलिस के सामने ही जिंदा जलाया गया है। पर पुलिस अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 लोगों को आज जेल भेजेगी और पुलिस बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि मामला बड़ा है और मामला क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उसको देखते हुए गांव के लोगों को धीरे धीरे ही गिरफ्तार कर रही है। श्रीराम, देखिए, कोलेबिरा थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया इन लोगों पर। जी बिल्कुल, 302 के धारा मामला दर्ज किया गया, हत्या का मामला दर्ज है और मॉब लिंचिंग का मामला है। तो मामला पूरे प्रदेश से नियंत्रण किया जा रहा है और जो सीएम है वो डीसी को आदेश दे के रखे हैं कि पूरे मामले की जांच डीसी के नेतृत्व में हो रही है। सिमडेगा जिला के जो सुशांत कुमार है उपायुक्त, उनके देखरेख पर सारा मामला चल रहा है। एसपी को इस मामले में दरकिरार किया गया है रांची से
और सारे मामलों को डीसी देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि किसी को दरकिनार करते हुए सारी कार्रवाई चल रही है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही, जहां रांची में धुर्वा के रिंग रोड में एक युवक की हत्या कर दी गई है और गोली मारकर की गई है युवक की हत्या। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची के धुर्वा से, जहां रांची के धुर्वा के रिंग रोड में एक युवक की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि युवक को गोली मारी गई है और आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। देर रात गोली मारे जाने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और बुलेटिन में अब बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। नए साल के में गुजरते हर दिन में साथ ही झारखंड में जो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार है वो भयावह दिख रही है। झारखंड में बुधवार को 3,553 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो लगातार झारखंड में कोरोना का भयावह रफ्तार, और इस बीच जो है पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं और इसमें सबसे अधिक रांची में 1,316 संक्रमित मरीज मिले हैं। रांची में पिछले 5 दिनों में एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 4,628 पर पहुंच गया है। 1 जनवरी को रांची में 1,227 एक्टिव केस थे, जिसमें 4 गुना की बढ़ोतरी पिछले 5 दिनों में हुई है। और इसी के साथ राज्य में एक्टिव केस की जो संख्या है वो 10,990 तक पहुंच गई है। रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम में 658 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं धनबाद की बात करें तो 223 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बोकारो में 202 नए केस मिले हैं कोरोना के। पश्चिम सिंहभूम में 160 संक्रमितों की पुष्टि हुई है और देवघर में 145 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कि झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं। ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। 1 जनवरी की बात करें तो देखिए 1007 संक्रमितों की पुष्टि होती है। तो किस तरह से ये संख्या बढ़ रही है आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़े। 2 जनवरी को 1,057 संक्रमित मरीज मिले। 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी को 1,330 मरीज मिले हैं। 4 जनवरी पर नजर डालिए, 2,681 मरीज मिले हैं। 5 जनवरी अब तक सबसे अधिक 3,553 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो पिछले 5 दिनों में झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। राजधानी रांची में तीसरी लहर तेजी से दस्तक देती नजर आ रही है। बावजूद इसके राजधानी में घनी आबादी वाले गली मोहल्लों में मास्क को लेकर कोई जागरूकता नजर नहीं आ रही है। न्यूज 18 की रियलिटी टेस्ट में मास्क को लेकर नंबर मार्क्स में राजधानी फील नजर आए। जिस राजधानी रांची ने कोरोना की दूसरी लहर में मौत का तांडव देखा हो, आज उसी राजधानी रांची के घनी आबादी वाले गली मोहल्लों में ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक से सटे शारदा बाबू लेन में मास्क को लेकर न्यूज 18 के एक रियलिटी टेस्ट में लोग अजब गजब दलील देते नजर आए। हम इस मौजूद हैं शारदा बाबू लेन में, जो कि एक बड़ी आबादी वाला एक मोहल्ला है, साथ ही कॉमर्शियल इलाका भी है। हम वहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मोहल्ले के लोग कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं। तो आप लोग क्या यहाँ पर मास्क नहीं लगाते हैं क्या? लगाते हैं। मास्क है सर, चाय पी रहे हैं सर। तो ठीक, मास्क कहीं मास्क है सर। अच्छा, पॉकेट में रखते हैं? पॉकेट में, पॉकेट में जरूरी है। आप देखिए सर, अब चाय पी रहे हैं, अब चाय समय मास्क भी लगाए हैं। फिर आपको मास्क को लेकर अवेयरनेस दिखता है आपको कि लोग लगाते हैं यहाँ पर, हैं? नहीं, आप लोग इतने जागरूक हैं, लेकिन जागरूकता और लोगों में क्यों नजर नहीं आ रही? यहाँ की जो है लोग ये तो उनकी अपनी समझ है, समझ से परे है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मास्क अच्छा नहीं। शारदा बाबू लेन में तो कुछ लोग मास्क पहने नजर भी आए, लेकिन राजधानी रांची के घनी आबादी वाले करबला चौक पर तस्वीरें डरावनी नजर आईं। यहाँ लोगों को जैसे मास्क से कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हम उनसे बात करते हैं। बाबा, मास्क नहीं लगाए आप? ये हाँ सर, मास्क हमें गलती है, हमें गलती नहीं मास्क लगाए हैं। मास्क लगाना जरूरी है ना? लगाना जरूरी है, लगाएंगे इंसान। आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से कई चेहरे आपको नजर आएंगे जो बिना मास्क ही आपको नजर आएंगे। और देख ले कि जितने भी लोग यहाँ पर ये आ चुकी, ये घनी आबादी वाला मोहल्ला भी है, बाजार भी है, यहाँ पर मास्क नहीं लगाया आपने?
मास्क जरूरी है? जरूरी है। तो मानते हैं कोरोना है या नहीं? है। हाँ? है। तो फिर लगा देखिए, एक यहाँ पर मास्क शायद जेब में तलाश रहे, नहीं निकल रहा है क्या? निकल गया है। निकल गया ना, तो जेब में क्यों रखते हैं? भूल जाते हैं। लोगों को समझाते नहीं हैं? समझा रहे, समझा रहे हैं। बोलते हैं लोगों को कि मास्क लगा के चाहिए, कानून को उल्लंघन मत कीजिए। बोलता हूँ लोगों को, जब सरकार कानून बना दिया है और आपके फायदे के लिए किया है तो करना चाहिए। एक यहाँ भी देखिए, यानी कसम खाएं कि नहीं पहनेंगे। नहीं, वैसा बात नहीं है। वैसा बात नहीं है। मास्क लाना भूल गए या खरीदना भूल गए? नहीं, लाना भूल गए। मास्क तो है, लाना भूल गए। याद रखिए, कोरोना अब परदेसी नहीं रहा, पड़ोसी बन गया है। इससे मजाक करेंगे तो भारी मुश्किल आएगी। दूसरी लहर में हम लोगों ने कई मौत भी देखी है, तीसरी लहर दरवाजे पर है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग सतर्क रहें और सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर शहर में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक दिन में 402 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दूसरे दिन भी लोगों की मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। शहर में अब 800 के पार जो है एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है और इसे देखते हुए डीसी समेत तमाम अधिकारी रात में विभिन्न इलाकों का जायजा लेने निकले और इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को फटकार भी लगाई गई। साथ ही माफी मांगने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। डीसी ने लोगों से जागरूकता की अपील की है और लोगों के नहीं सुधरने पर पूरे शहर को लॉक करने का अल्टीमेटम भी दिया है। तो मेरा यही अपील है कि प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिए। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए और अपने आप को कोविड से बचाइए। अपने आसपास वाले को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए। लोग अभी कोविड से पॉजिटिव हो जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम घर पे जाएंगे, हमको कोई सिम्टम नहीं है। पता लगा तो 4 रोज़ के बाद उसके पूरा घर का घर पॉजिटिव हो गया। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें। तो मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि अभी भी वक्त है। कोरोना ने वापस अपनी दस्तक दे दी है। लोगों से करबद्ध निवेदन है कि बिल्कुल अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम आपको बेहतर सेवा देने में सक्षम हो सके, सफल हो सकें। हॉस्पिटलाइजेशन के जो रेट है उसको कम रखने में सफल हो सकें। और उधर पलामू में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक साथ 3 अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम, डीएएम और डीईआईसी संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित अधिकारियों का होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। कल एक ही दिन में 47 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं आंकड़ों के मुताबिक पलामू में हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। और गिरिडीह के गांवा प्रखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बुधवार को गांवा के एक 4 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एंटीजन किट में से जांच के दौरान बच्चे की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, जिसे होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है। बच्चे का सैंपल आरटीपीसीआर किट से लेकर जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं पॉजिटिव बच्चे के परिजनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। प्रोग्राम तो अभी ओपीडी में टेस्ट कराने के बाद हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं और इस दरमियान एक 4 साल का बच्चा जो किट से टेस्ट करने पर पॉजिटिव आया है, उसका आरटीपीसीआर का सैंपल लेकर के हम लोग बाहर भेजने का काम कर रहे हैं और पेशेंट का डिटेल्स वगैरह टोटल पता किया जा रहा है। पेशेंट कहाँ से आया, कैसे आया। रामगढ़ जिले में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कल जिले में 157 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि मंगलवार को 87 और सोमवार को 82 कोविड संक्रमित मरीज एक साथ मिले थे। इस मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के दायरे को बढ़ाते हुए प्रतिदिन जिले के विभिन्न सेंटर पर 2000 लोगों की कोविड जांच की जा रही है। वहीं सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 30 बेड की व्यवस्था भी की गई है, जबकि बड़ों के लिए 30 बेड की ट्रॉमा सेंटर में व्यवस्था की गई है। आरटीपीसीआर भी होता है। आरटीपीसीआर कभी 50-100 के लगभग हो जाता है
और रैपिड भी होता है। पुलिस केस के लिए रैपिड और सीरियस इमरजेंसी के लिए भी हम लोग रैपिड करते हैं। हमें जैसे बच्चे अगर मिलते हैं तो सदर अस्पताल परिसर में ही 30 बेड का बच्चों के लिए एक वार्ड बनाया गया है, जहां पर सभी तरह के ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और अन्य जो सुविधाएं जरूरी हैं, जो इंजेक्शन जरूरी है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है बच्चों के लिए। और बड़े लोगों के लिए एक हमारा एक्सटेंशन काउंटर है NH33 पे ट्रॉमा सेंटर के नाम से, वहाँ पे हम लोग 30 बेड का इंतजाम किए हैं। इधर बोकारो में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन बागमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं है। ढुल्लू महतो ने टाइगर फोर्स के बैनर तले वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के खिलाफ रैतों को न्याय दिलाने के लिए बांधडीह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने, इसमें कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ती देखी गई और इस दौरान यहां संबंधित थाने की पुलिस और प्रशासन के लोग जो थे वो मुखदर्शक बने रहे। ये अगर सोचता है कि किसी दलाल और बिचौलिया की बदौलत हम कंपनी को चला लेंगे तो ये भूल है। अगर चंदन क्यारी के लोगों को 75% जितना लोग वहां पे रोजगार मिलेगा वो 75% चंदन क्यारी के लोग रहेंगे। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को आजसू ने हास्यास्पद बताया है। तो पार्टी ने कहा कि रात 8 बजे के बाद सरकार ने दवा के साथ दारू और चखने की भी इंतजाम कर दिए हैं। ऐसे में संक्रमण को रोकने में कितनी कामयाबी मिलेगी, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में रात 8 बजे के बाद दवा की दुकान के साथ साथ बार और रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति दी गई है। देखिए, कोरोना का संक्रमण तो पूरे देश में है, पूरे विश्व में, लेकिन उसको लेकर के जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन चालू किया गया है वो अपने आप में हास्यास्पद है। दवा तो ठीक है रहना चाहिए, लेकिन दारू के साथ साथ चखना का रेस्टोरेंट वाला दुकान ये भी खुला रहे, ये हमको कोरोना को रोकने कैसा गाइडलाइन है जिसमें दारू पियो और कोरोना फैलाओ। मैंने एक तरह से सरकार का जो गाइडलाइन है वो अपने आप में हास्यास्पद नजर आता है। और इधर जामताड़ा में अनुसंधान ग्लोबल डिटेक्टिव एजेंसी दिल्ली के साथ सदर थाना पुलिस ने महुआ नंगाल बीच छापेमारी कर नकली सामान बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इसके साथ ही पुलिस ने मकान मालिक और एक कर्मी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं फैक्ट्री मालिक फरार है। दरअसल ये शिकायत मिली थी कि जामताड़ा में कई कंपनियों का नकली सामान बनाया जा रहा है। पिछले दिनों हुई जांच पड़ताल में आरोप सही पाया गया, जिसके बाद दिल्ली से एक टीम जामताड़ा पहुंची और सदर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की और इस दौरान करीब 5 लाख रुपए के नकली सामान भी बरामद किए गए। इन्वेस्टिगेटर के रूप में पद पर कार्यक्रम होते हैं। ये 3-4 महीने पहले हमारी कंपनी को कंप्लेन गई हुई थी कि यहाँ से डुप्लीकेट माल बनाई जा रही है, बेची जा रही है। उसके बाद हमारी कंपनी की टीम आके छानबीन की। फिर उसके बाद 1 हफ्ता पहले हम लोग भी आए, यहाँ पर छानबीन की तो दुकानों में देखे कि हमारा ओरिजिनल माल नहीं बिक रहा है, उसकी जगह पर डुप्लीकेट माल बिक रहा है। पश्चिम सिंहभूम में नक्सली हमले में शहीद शंकर नायक और ठाकुर हेम्ब्रम का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया और शंकर नायक चाकुलिया के श्याम सुंदरपुर गांव के रहने वाले थे, जबकि ठाकुर हेम्ब्रम लाऊबेड़ा गांव के निवासी थे। अंतिम संस्कार से पहले दोनों जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई और इस दौरान मुखिया और पुलिस अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो थे वो मौजूद थे। चक्रधरपुर में मनोहरपुर के सोनुआ में बीजेपी के पूर्व विधायक पर नक्सली हमले और उनके 2 बॉडीगार्ड की हत्या से बीजेपी आंदोलित है। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को चक्रधरपुर में रोके जाने से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। कल जमशेदपुर में बीजेपी के सभी मंडल की ओर से सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होने, नक्सलियों के इशारे पर सरकार चलने और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया। हेमंत सोरेन जी से हम इस्तीफे की मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन जी आप अविलंब इस्तीफा दीजिए, आपसे राज्य नहीं चल पा रहा, अपराधी बेलगाम हो चुका है, नक्सलवाद पनप रहा है, दिन के उजाले में नक्सली घटना अंजाम दे रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन करके अपना आक्रोश प्रकट किया है और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं हेमंत सोरेन जी अविलंब इस्तीफा दें।
और गुजरात से आई पुलिस टीम ने पाकुड़ के लखी पोकर गांव से साइबर क्राइम के अपराधी मोहम्मद इब्राहिम मुजफ्फर मियां को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फर मियां को पुलिस अपने साथ गुजरात ले गई है। पुलिस ने मुजफ्फर मियां के घर को चारों तरफ से घेरकर छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद इब्राहिम मुजफ्फर अंसारी के खिलाफ गुजरात के पुंछ में थाने में साइबर क्राइम के तहत मामले दर्ज हैं। चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई हर दिन हो रही है। हालांकि कोर्ट ने जो है वो कोरोना संक्रमण की वजह से कुछ दिनों तक सुनवाई बाधित रही। और आपको बता दें कि डोरंडा ट्रेजरी से साल 1990 से 1985 के बीच 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी, जिसमें तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद सहित 110 लोग आरोपी बनाए गए और इसमें 575 गवाहों का बयान दिया गया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 110 आरोपियों से बहस की जा रही है। गढ़वा में कांडी प्रखंड के नारायणपुर गांव में पुल टूटने से 10 गांवों का जिला मुख्यालय से जो संपर्क है वो टूट गया है और ऐसे में अब लोगों को करीब 12 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। कांडी प्रखंड के नारायणपुर गांव में ये पुल कई साल से जर्जर हालत में था और स्थानीय बीजेपी विधायक का आरोप है कि बालू के अवैध खनन और परिवहन से ही ये पुल टूटा है। पुल ध्वस्त होने की जानकारी मिलने पर एसडीओ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं तत्काल डायवर्जन बनाने के साथ ही शॉर्ट नोटिस पर टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए पुल को जल्द बनाने का निर्देश भी दिया। आपको बताते चले कि पुल की कुल क्षमता 10 टन है। वहीं प्रतिदिन बालू लदे ट्रक इस पुल से पार होते हैं, जिससे यह पुल ध्वस्त हो गया। मॉर्निंग में 5:30 बजे का लमसम टूटा। इसमें हाईवा जा रहा था, गिट्टी लोड था हाईवा में और वो हाईवा जैसे ही निकला उसका पिछला चक्का जाते जाते बचा और हम लोग इसी जगह थे कि किसी तरह से उसको आगे निकलवाए। यूपी को जोड़ता है इधर से जाके सासाराम डेहरी होकर के और औरंगाबाद बिहार, तीनों को मैंने यहाँ से जाने का रूट हम लोग का मिला हुआ है। और परेशानी ये हो रहा है सर कि जैसे कल टूटा, आज मरीज था छत पर से गिर गई थी, उसको ले जाने के क्रम में डाइवर्सन बना नहीं है, इसकी वजह से गाड़ी फंस गया तो बहुत देर तक चिल्लाती रही, इसलिए हम लोग को जाने में परेशानी हुआ। अनैतिक जहाँ तक कार्य हो रहे हैं उस पर विरोध करना चाहिए था, परंतु जनता उसका विरोध नहीं करती है, सिर्फ देखती है, सिर्फ विधायक पर रहना चाहती है। तो विधायक का जो काम था वो तो प्रशासन को गुहार लगाया, बाकी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। टेंडर भी हो चुका है, 28 लाख की लागत से उसका निर्माण किया जा रहा है और जैसा कि निर्देश हम लोगों ने दिया है कि उसे 20 से 25 दिनों में वो कार्य करने का पूर्ण करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। इसके अलावा जो मुख्य पुल है उसका भी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोगों ने निर्देश दिया प्रशासन ने कि शॉर्ट टेंडर करते हुए उसके टेंडर की प्रक्रिया करते हुए पुल का निर्माण अविलंब स्टार्ट किया जाए।